वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं शंकर कुमार स्वागत करता हूं आपका लर्नर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है क्लास 10th के साइंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर है केमिस्ट्री से रिलेटेड, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है, बट आगे चल के ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ से रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस टाइटल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वी हैव हियर टू थिंग्स, chemical reactions, then we have chemical equations. Before dealing this those topics, that is chemical reactions and chemical equations, we have to go some in background and have to study some basic concepts of chemistry. So what is this? We can say that we have already studied physical change and chemical changes. I think those students who have been studying science from class 5th or 6th standard, they have proper knowledge about physical change and chemical changes. बट नेसेसिटी इसका ये यहाँ पे है कि हम लोग आगे चल के इसको डिराइव करेंगे और इस टॉपिक से इसको रिलेट करेंगे हमारे जो इस चैप्टर का टाइटल है, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो उसके बैकग्राउंड के लिए हमें जानने के लिए थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एज ए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और उसको उसके बाद हम लोग लीड करेंगे आगे। ठीक है, सो व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? ऑल दो चेंजेस विच टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, और वी कैन सी दैट हम लोग उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं उसके फिजिकल चेंज, शेप से, साइज से, कलर से, और इवन उसके स्टेट से। और बाद में वो भी जो भी वहाँ पे चेंजेज होगा वो ऐसा रहेगा कि परमानेंट चेंज नहीं होगा, दैट इज रिवर्सिबल, और वो क्या होगा, टेम्पररी होगा। और सबसे बड़ा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो न्यू सबस्टांस विल फॉर्म। ठीक है, इसका सबसे बेसिक एग्जांपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, हम जानते हैं कि वाटर जो है प्योर, तीनों स्टेट्स में हमारे पास बेसिकली स्टेट्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए। तो ये तीनों स्टेट्स हमारे पास वाटर फॉलो थ्रू करते हैं, इंटरचेंज होते हैं आइस वाटर में और वाटर हमारे पास फिर गैस में। तो ये सब सारे आप इनसे काफ़ी ज़्यादा पहले भी आप इनसे बिल्कुल फेमिलियर होंगे, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, आई थिंक आपके पास इसके बारे में नॉलेज होगा। फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ। वी से दैट व्हेन आइस कन्वर्ट्स in the presence of heat, this is the symbol of heat, converted into water, this process is called as fusion or melting. When water is converted into gas, this is called as evaporation. And gas when directly converted into ice without converting into its liquid state, we will say that is deposition. When ice or any solid substance converted into in gaseous state without exhibiting water or liquid state, this is called as sublimation. Okay, we all know that. And finally we have we can also say that gas when converted, any type of gas when converted into its liquid form, that is water, here it's called as condensation. And when water is converted into ice, this is called as solidification. सो दिस इज बेसिकली टेम्परेचर चेंजेस, मतलब थर्मल चेंजेस जो भी होंगे हमारे पास, अगर थर्मली हम हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे जो चेंजेज आ रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेट्स, वो हमारे पास वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर हम तीनों स्टेट्स का, आइस का, वाटर का और गैस का, अगर हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे केमिकली, तो हम जानते हैं कि उनका क्या होता है फार्मूला, यही H2O होता है। चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले लें, आइस को या वाटर को या फिर गैस को, वी विल से दैट its basic structure or its atomic structure is always H2O. Its chemical formula is always H2O. There is no changes whatever is the states change. अब हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं केमिकल चेंजेस में। तो we will say that whenever a new substance is formed and the reaction or changes which provide a permanent and very new form of any new substance, then this is called as chemical change. ठीक है ना, और वी विल सी दैट इवन इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 9th, you have already studied that since atom or electron takes part in a reaction, or then all these atoms or bond formation takes place with the help of atoms that are permanently changed, है ना।
तो अगर हम बात करेंगे तो ऑल दो चेंजेस टेक्स प्लेस मैक्रोस्कोपिकली, और ये हम जानते हैं कि एटम एंड इलेक्ट्रॉन बेसिक सब पार्टिकल ऑफ एटम्स which is very macroscopic, so we can't see or we can't visualize through its our naked eye, so we must require some uh, 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 high level of macroscopes, and that is electron microscope through which we can visualize electron or subatomic particles, ठीक है, such as proton, neutron or otherwise anything which is very macroscopic. So we can see that all, since we have already discussed that physical changes takes place externally, we will say that it is also takes place externally, but main thing is that it is permanent by the means of that it takes place mostly at macroscopic level, that is atoms and electrons, or which will take place which will form bond, we will study in later exercise and later chapters. Atoms, that is macroscopically atoms is involved here, and hence this is termed as permanent change because atoms is involved and atom is macroscopic substance, and all these changes takes place macroscopically. Hence we will say that this is not an external changes, it is internal changes, or which leads a permanent change. Of these permanent change, we will say that is a chemical reaction. Now we are here chemical reaction. All these changes we have already discussed here leads to chemical reaction. That is, all those changes which takes place macroscopically or atomic level leads to a changes at its state, even it takes place at their states, color, or even external changes takes place due to changes takes place at their macroscopic level. Hence, we will say that chemical reactions. What do you mean by chemical reactions? All those changes takes place by means of atoms of one element or more than one element take part in a chemical change which forms two types of substance: molecule of an element and molecule of compound. Basically, we will say that it forms element or it will form compound. We have already classified in class 9th, first chapter of chemistry, that a pure whole matter is classified into basically two types, that is pure substance and impure substance. We have studied already that element and compound are the pure substance, and we have we can say that this compound is made up of the smallest unit of a compound is molecule, and we will also say that an element atom is also an element, a smallest particle of an element. But since a free atom can't exist, hence we will say that when a lot of atoms of same particle, same matter combines together, then they forms molecules of an element. Similarly, when we will say that compound molecules of a same compound combines together because they can't exist freely, so they form repeated in their repetition, they form a compound. So this will lead a compound and this will lead a element. So there is nothing more about. So let's forward. So here we are. We can relate here chemical change with chemical reactions, and then we will balance this chemical reaction which will form chemical equation. So let's study some let's study with this some sort of examples. So we have already discussed about chemical changes and physical changes which leads to a chemical reaction. So let's study some basic points of chemical reaction, that is we classify or break down the chemical reaction and its basic constituents. Then we have reactant or an arrow. This is an arrow, and finally the product. If we define this, so we will define this as when a pure substance. Pure substance means element or compound. Simply we know that whenever a pure atom combines together, then it forms element, or whenever more than one atom combines of more than one atoms of one element or more than other element combines together and forms molecule, then it will leads to formation of compound.
ठीक है। तो reactant here, reactant is a substance, pure substance which participate in a change and क्या participate करता है रिएक्शन में? तो फिर atom, substances which participate in a change and leads to a chemical reaction, this will be termed as a reactant. और क्या chemical reaction में से क्या participate करता है? atoms of pure substance takes part in a change, or we will say that it leads to a formation of a reaction. Atoms of a pure substance, अब ये एटम एक कंपाउंड का भी हो सकता है और एक एलिमेंट का हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग दोनों में से किसी भी का हम लोग एक बेसिक टर्म्स ले रहे हैं, जिसका मतलब ये समझा जाए कि हमेशा वो एटम्स प्योर सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट या फिर कंपाउंड का है। ठीक है, अभी तो हम लोग मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक रिएक्शन में यहाँ से समझते हैं। ठीक है, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। अभी हमने बताया कि ये साइड हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या पार्टिसिपेट करेगा? atom of a pure substance. Pure substance, that means that may be a molecule of an element or molecule of a compound. Here H2 is a molecule of an element that is of hydrogen, and oxygen is a molecule of oxygen which combines together, and since it combines together, this means they are participating in a change and which will leads to formation of a product, that is H2, that is a molecule of H2. And we also know that here I am going to remind you that here I am mentioning that you can see here that its basic unit is 1. This number of H2 is 1, which is not physically possible, because अगर हम बात करेंगे कि एक एटम आप वाटर के देखने की कोशिश करें जो कि ऑलरेडी काफी माइक्रोस्कोपिक है, तो वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देन मस्ट वी हैव टू ऑब्टेन दैट ये जब भी होंगे तो हमारे पास कलेक्शन में होंगे, कलेक्टिव फॉर्म में होंगे, और देन वो आपस में कंबाइन करके एक होलसम अमाउंट ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट कंटेन्स ऑल दोज एटम्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन अ चेंज और व्हिच विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2, ऑक्सीजन 2 है। बट और ये एरो हमारा क्या दिखाता है? ये एरो हमारा दिखाता है कि इसके टेल के साइड हमेशा क्या रहेगा? दैट विल बी रिएक्टेंट, और हेड साइड विल लीड्स टू द फॉर्मेशन which will leads to the product, that is a new substance. So here we have already seen that each had there are 2 hydrogen and 2 oxygen. Here we have 2 hydrogen and 1 oxygen in product. तो ये ऑक्सीजन आपका एक मिसिंग है ना। तो अगर हमारे पास चेंजेस हो रहा है और हम जान रहे हैं कि नॉर्मल वे में हमारे पास 2:1 रेशियो में हमारे पास एटम का रेशियो के हिसाब से फॉर्मेशन हो रहा है, और बेसिक फार्मूला भी हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यही है। बट अगर हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकली तो ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, बट प्रैक्टिकली ये फिजिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी होगा हम जानते हैं आगे जब पढ़ोगे तो कोई भी रिएक्शन है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से फिर हमारे पास वॉइड हो जाएगा। तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। दिस मीन्स कि अब ये केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज से स्टार्ट हुआ था विच विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, दैट इज नाउ इफ वी बैलेंस इट we have total number of hydrogen as 4 and oxygen is 2. Here in product side we have also hydrogen is number of hydrogen is 4 and oxygen 2 oxygen. We can see here that number of hydrogen and oxygen on both sides are same, and this phenomenon of balancing the number of atoms of reactant in product is called as balancing. And after this balancing we will see that this chemical reaction is a chemical equation. ओके, और सिंपली आप इक्वेशन मैथ में पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि LHS और RHS का टर्म आता है वहाँ पे, और वो LHS और RHS जब सेम हो जाता है तो वी विल से दैट विल फॉर्म अ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया हो गया आपके पास केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ, इसको केमिकल इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल चेंज which will leads to the formation of chemical reaction must be equal to the number of atoms of new substance formed, that is product, new substance formed, that is product. ठीक है, that is product. ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक आपके पास बेसिक जब नॉलेज होता है तो हम लोग अब बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो फिर हम क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बेसिकली दो बेसिस पे। ऐसे तो आगे चल के आप जब पढ़ेंगे फर्दर स्टडी, हायर स्टडी में, तो आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के देखने को मिलेंगे, बट इस लेवल पे क्लास 10 के लेवल पे हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है। Based on participation of atoms in a chemical reaction or change, and second one is based on temperature, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर हम लोग अगर बात करेंगे तो पूरे रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओवरऑल ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पॉसिबल इन द होल यूनिवर्स कैन बी classified on the basis of temperature, either will be evolved or either will be absorbed विद इन अ रिएक्शन। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो एंडोथर्मी के केस में अगर हम बात करेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं एंडो टर्म यूज होता है। एंडो का मतलब ये होता है कि इनसाइड, मतलब किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर दे के उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप टेम्परेचर आप अंदर देंगे तो बेसिकली उसके टेम्परेचर अंदर का क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि आप आगे अगर मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में से बताऊंगा अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में। तो डेल्टा एच मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी, मतलब एक नॉर्मल स्टेट्स में नॉर्मल टाइम पे हमारे पास किसी भी रिएक्शन को एक्सक्यूट करने के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर था, और जब मैंने टेम्परेचर को दे के उस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया या फिर उसको उसके स्पीड को या फिर मैंने उसके रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने इन्हांस कर दिया, तो वो जो टेम्परेचर दोनों का जो गैप हुआ फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, वो उससे मैंने दिखा रहा चेंज इन टेम्परेचर से डेल्टा एच से, और वो दैट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एक्सोथर्मिक में चूंकि सिस्टम का टेम्परेचर आउटसाइड निकल रहा है, बाहर साइड निकल रहा है, मतलब रिएक्शन से बाहर जा रहा है, रिएक्शन होने के बाद वहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी आउटसाइड द सिस्टम रिलीज हो रहा है। तो इस केस में ऑब्वियसली हमारे पास सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन एंथैल्पी विल बी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो और हम लोग देखेंगे आगे, अभी इसी के प्रोसेस आगे में अगले नेक्स्ट लेक्चर में कि इसे हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन में एटम कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्या हो रहा है, उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है रिएक्शन का। जरूरी नहीं कि इतना ही, और भी बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, बट क्लास 10th के लेवल के लिए हिसाब से हम लोग के पास ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि अगर कहीं पे भी एटम कंबाइन कर रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, एक ही एटम मतलब एक ही एलिमेंट का या फिर मोर देन अलग अलग एलिमेंट का या फिर बहुत सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहा है और देन कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस विल कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंपली विल कॉल इट एज एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन, जो व्हाट एवर द प्रोडक्ट इज दैट मस्ट बी ब्रोकन इनटू इट्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और कहीं कहीं पे बेसिकली इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बोला जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मतलब आप एक जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, एक जो एलिमेंट्स था हमारे पास या फिर मॉलिक्यूल्स था या फिर कंपाउंड या फिर एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर एलिमेंट्स और एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, एंड देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर हम बात करेंगे कि रिप्लेस करने वाला ऑर्गेनिक स्पीसीज क्या है, आदर न्यूक्लियोफाइल है वो या फिर इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब फिलिक मतलब होता है लविंग, किसी भी चीज को अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हो रहे हैं किसी के साइड, तो वहाँ पे जो ये जो टर्म होता है केमिस्ट्री के टर्म में यूज होता है, उसमें बोलते हैं फिलिक, अट्रैक्शन को दिखाने के लिए। फोबिक होता है किसी चीज से हमें डर है तो हम उससे दूर भागेंगे, तो दैट इज फोबिक। यहाँ पे हम लोग फिलिक देख रहे हैं, दोनों टर्म यूज हो रहा है। न्यूक्लियो मीन्स प्रोटॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या रहता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। दिस मीन्स कि यहाँ पे वैसा सब्सटेंस जो हम ऐड कर रहे हैं किसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए विद इन अ रिएक्शन, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब प्रोटॉन लविंग है, देन वैसा सब्सटेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोटॉन लविंग। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। प्रोटॉन लविंग स्पीसीज, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को मैं ऐड कर रहा हूँ किसी रिएक्शन में जो कि प्रोटॉन लविंग है, और दैट विल रिप्लेस दैट
a particular element atom of an element in a reactant side and form a new substance that will be called as nucleophilic substitution reaction. When that substituted element or species is electron loving, then and substitute a particular element, particular atom of an element of reactant side, then this type of then this type of substitution reaction will be termed as electrophilic substitution reaction. अब चूंकि इसमें एक को एक रिप्लेस करके खुद ऐड हो जा रहा है, हम लोग बात करेंगे इसको, तो ऐसे हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा अगर दो बार हो रहा है, ठीक है ना, एक ही रिएक्शन में हमारे पास दो स्टेप्स में, अलग अलग स्टेप्स में हमारे पास दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग काफी अच्छे से करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वी कैन से दैट दिस RE defines reduction and this RED defines reduction and this OX define oxidation. We will discuss it in further class. So before starting each of these types of chemical reaction, let's conclude this topic and finally have some important points. So we can say that what is the basic features of a chemical reactions or a chemical reactions equation. That is, first a new substance will be formed, evolution of gases will take place, may or may not be, but most of the cases formation of precipitates will take place, changes in temperature will occur, hence we will say that either it is endothermic or it is exothermic, and change in a state will take place. ठीक है ना, तो ये सब हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के और केमिकल इक्वेशंस के। सम इम्पॉर्टेंट बेस जो हमारे पास जो सिंबल्स जो यूज हो रहे हैं हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, we will use gas G as a notation of any substance or atoms or any element taking part in a chemical reaction which have a states of gases which is in gaseous state. L for element taking part in a reaction having its state as liquid, and AQ for aqueous solution, and solid state for solid state it is base. So in the later we will now we will discuss the each and every types of chemical reactions that I have already classified.